आंसर करिए, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं प्लीज आंसर करिए। एज ऑब्जर्व बाई मैग्रेगर, व्हाट आर द नीड्स दैट आर मेट अप बाय द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान। तो जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान बनाते हैं तो कौन कौन सी जरूरतें पूरी हो जाती हैं? जजमेंटल नीड्स, डेवलपमेंटल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, काउंसलिंग बाय सुपरवाइजर या सुपीरियर नीड्स। कौन कौन सी नीड्स पूरी होती हैं ये आपको फ्रेंड्स बताना है। सो जजमेंटल नीड पूरी होती है, डेवलपमेंटल नीड पूरी होती है, काउंसलिंग बाई सुपीरियर नीड पूरी होती है, सिक्योरिटी वाली कोई बात नहीं होती है। सो आंसर इज डी, 1, 2 और 4, ये जो है 3 नीड्स पूरी होती हैं। तो मैग्रेगर ने परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान से 3 नीड पूरी होती हैं, जजमेंटल, डेवलपमेंटल और काउंसलिंग बाई सुपीरियर, इनकी बात करी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट कुड बी अचीव्ड बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की सहायता से कौन कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं, कुछ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे किए जा सकते हैं। पहला, टू मोटिवेट हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, यानी जो अच्छा परफॉर्म करें उनको मोटिवेशन मिलती है। टू काउंसिल एम्प्लॉय हु आरंट मीटिंग कंपनी स्टैंडर्ड, जो जो कंपनी का स्टैंडर्ड है उसको मीट नहीं कर पा रहे उन एम्प्लॉइयों को काउंसलिंग दी जाती है। टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट्स एंड प्रोवाइड डेटा फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई अगर इंसेंटिव वगैरह मिलना है, इंक्रीमेंट मिलना है तो उसके बारे में, और साथ ही साथ में किसको प्रमोट करना है, किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, इसका भी डेटा हमें मिल जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, या ऑल ऑफ द एबव, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो आई थिंक कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आसान सा है कि भाई ये सारे जरूरतें पूरी हो जाती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल से, ये सारी चीजें पूरी होती हैं। ऑल ऑफ द एबव इज मेट। Which of the following does not belong to the uses of performance appraisal system? परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के यूजेज में कौन सा नहीं आता है? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एरियाज ऑफ वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉय टू इनेबल इनिशिएटिव टू करेक्ट स्टेप्स, यानी एम्प्लॉय कहाँ कमजोर है, एम्प्लॉय कहाँ पर कमजोर है उसके लिए डेटा मिल जाता है और हम करेक्टिव स्टेप्स उठा सकते हैं। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन ऑन सुपरवाइजर बिकम कीन ऑब्जर्वर। तो इसमें सुपरविजन की भी क्वालिटी सुधरती है क्योंकि सुपरवाइजर जो होता है वो एक अच्छे से निगरानी रखने वाला बन जाता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इमोशनल कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के इमोशनल कैरेक्टर के बारे में जानकारी मिलती है हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम से। इंश्योर्स बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड हिज सुपरवाइजर। तो बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है एम्प्लॉय और उसके सुपरवाइजर के बीच में। तो कौन से यूजेस में नहीं आता, इनमें से कौन सा नहीं आता है? ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि भाई इमोशनल कैरेक्टर वगैरह ये सारी चीजें कहां से जानकारी हो जाए, किसी एम्प्लॉय के इमोशनल कैरेक्टर के बारे में हम कैसे जान पाएंगे? आज वो अच्छा आदमी कल वो दरिंदा बन जाए, वी डोंट नो अबाउट। कम से कम परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के बस का तो नहीं है। ऐसे जनरल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है, बट यस, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर कि भाई ये जो है यूजेज में नहीं आता है। हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस? जब परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस को मूल्यांकन किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, तो कितने स्टेप्स होते हैं उसमें, कितने स्टेप्स होते हैं उसमें?
तो 6 स्टेप होते हैं फ्रेंड्स। कितने स्टेप्स होते हैं? 6 स्टेप्स होते हैं टोटल। 6 स्टेप लगते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस का। जब इवेल्युएशन करते हैं तो ये 6 स्टेप्स हैं, बट हम इन 6 स्टेप्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, काम काम का बात करते हैं। 6 स्टेप्स लगते हैं, ओके। क्योंकि इतना गहराई में अगर क्वेश्चन उतर गया ना तो आंसर कर पाना वैसे भी संभव थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के कई सारे ट्रेडिशनल मेथड हैं, पहले से चले आ रहे वाले मेथड हैं, तो कौन सा इसमें से ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें फ्रेंड्स आता है ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड, जो है ये ट्रेडिशनल मेथड में नहीं आता है, बाकी के सारे ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं। फोर्स्ड चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, कंपैरिजन मेथड, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, ये सारे आते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं जिसमें हम सारे ट्रेडिशनल मेथड्स की बात कर लें। ये हैं ट्रेडिशनल मेथड्स फ्रेंड्स। फ्री फॉर्म एसे मेथड, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग मेथड, ग्राफिक रेटिंग स्केल और लीनियर रेटिंग स्केल, फोर्स्ड चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ग्रुप अप्रेजल मेथड, ये सारे के सारे फ्रेंड जो है ट्रेडिशनल मेथड हैं। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं क्योंकि अब इतने सारे मेथड हैं, आपको कंफ्यूजन होगी कि ट्रेडिशनल कौन सा है ना। तो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें इसको। Which of the following is the oldest and simple method of performance appraisal? इनमें से परफॉर्मेंस अप्रेजल का पुराना, ओल्डेस्ट और सिंपल मेथड कौन सा है? तो ये पुराना मेथड है फ्रेंड्स, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, सीधे सीधे रैंकिंग कर देना मेथड जो है आपका ओल्डेस्ट और सिंपल मेथड में से आता है। द असेसमेंट सेंटर, जो असेसमेंट सेंटर होता है ये किससे रिलेटेड है? पहला सवाल यही पूछा जाता है कि असेसमेंट सेंटर किससे रिलेटेड है। तो ये फ्रेंड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है। और इसमें जनरली डज नॉट मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी चीज को ये मेजर नहीं करता है? लीडरशिप की क्वालिटी को, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन को, टेक्निकल स्किल को, या स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी को। किस चीज को ये मेजर नहीं करता है? कौन? असेसमेंट सेंटर। ठीक है, आपको बताना है कि असेसमेंट सेंटर में किस चीज को नहीं मेजर किया जाता है, किस चीज को नहीं मापा जाता है? लीडरशिप क्वालिटी, टेक्निकल स्किल, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी। सो यहां पर फ्रेंड टेक्निकल स्किल को नहीं मेजर किया जाता है। असेसमेंट सेंटर में टेक्निकल स्किल को मेजर नहीं किया जाता है। तो क्या मेजर करते हैं? तो मेजर करते हैं इंटरपर्सनल स्किल, लीडरशिप की क्वालिटी, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल। ये सारी चीजें असेसमेंट सेंटर में मेजर की जाती है। असेसमेंट सेंटर किससे रिलेटेड है? परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है। ओके, ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। MOB, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ MOB? परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मेथड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो इसका उद्देश्य क्या है? MOB का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल ऑफ ए कैंडिडेट, टू चेंज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ गेटिंग रिजल्ट, टू इंप्रूव द टेक्निकल स्किल ऑफ द कैंडिडेट। तो MOB का उद्देश्य क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य क्या है? तो ये होता है सर, चेंज करना बिहेवियर
पूछा जाता है, अपन ध्यान रखेंगे एमओबी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिहेवियर एंड एटीट्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ गेटिंग द रिजल्ट, यही होता है एमओबी का ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड, एमओबी का एडवांटेज क्या है, सवाल आपसे पूछा गया है एमओबी का एडवांटेज। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एमओबी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का एडवांटेज क्या है। पहला, इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेटिव अप्रोच इन गोल सेटिंग, इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंपटीशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इनहेंस्ड परफॉर्मेंस, problem can be identified in early stage through review and feedback session, it may lead to cutthroat competition among the employees। MOB होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब हम मैनेजमेंट करेंगे लेकिन एक उद्देश्य है, हमारा प्रॉफिट कमाना मेरा उद्देश्य है, उस चीज को ध्यान में रख करके मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से एडवांटेज में आता है। ऑल ऑफ द अबव नहीं है, कोई और ट्राई कर लीजिए अब दिमाग पे जोर पड़ेगा कि अच्छा ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तब तो फिर गड़बड़ है एमओबी से कट थ्रोट कंपटीशन नहीं आता है, एम्प्लॉयज के बीच में कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता वाली स्थिति नहीं बनती है, बाकी सारा कुछ होता है। ओके, सो सी इज द आंसर। Which of the following is not a method for individual performance measurement? इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं आप अपनी कंपनी में, तो कौन सा मेथड नहीं यूज किया जा सकता है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, BARS बोलते हैं इसको, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड, 360 डिग्री अप्रेजल मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो सवाल यह है कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस एसेस करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो कौन सा मेथड नहीं यूज किया सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 2000 दिसंबर 2024 में पूछा गया है सर। संदीप सर, थैंक यू। ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड जो है आपका इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस मेजर के करने काम नहीं आता है। परफॉर्मेंस मेजर करता है लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन की करता है ये, ना कि इंडिविजुअल की। बाकी सभी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति मेरी परफॉर्मेंस मेजर करनी है, यस आप बार्स यूज कर सकते हैं, 360 डिग्री अप्रेजल कर सकते हैं, एमओबी कर सकते हैं, लेकिन इसकी सहायता से नहीं कर पाएंगे। किसकी? ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड से। ठीक, तो यहां पर देखिए इट इज यानी ह्यूमन परफॉर्मेंस मेजर जो हमने देखा था, इट इज नॉट अ मेथड ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है। एट बेस्ट इट कैन मेजर ह्यूमन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के रूप में मेजरमेंट में देखा जा सकता है। कौन सा? ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड को पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस दे सकता है लेकिन इंडिविजुअल की नहीं देता है। ठीक है, मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक रिवाइज करवा देता हूं, देन वी विल डिस्कस मोर। ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि मैग्रेगर के हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लान से कौन कौन सी नीड्स पूरी होती हैं। तो हमारी जजमेंटल नीड पूरी होती है, डेवलपमेंटल नीड पूरी होती है, काउंसलिंग बाय सुपीरियर नीड्स पूरी होती हैं। तो 1, 2 और 4 हमारी नीड्स पूरी होती हैं, 1, 2 और 4। ठीक है, सिक्योरिटी नीड्स की कोई बात नहीं करता, इसमें 3 ही नीड्स की बात ही की है मैग्रेगर ने, और ये 3 की तीनों यही हैं। कौन कौन सी? जजमेंटल, डेवलपमेंटल एंड काउंसलिंग बाय सुपीरियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा कि
कौन सा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव किया सकता है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की सहायता से? परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की सहायता से किस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को आप पूरा कर सकते हैं? तो सभी के सभी पूरे होते हैं। जैसे हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है, अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी के स्टैंडर्ड को नहीं मीट कर रहा है तो उसको काउंसलिंग दी जा सकती है। परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट अगर देने हैं तो वो डिटरमाइन कर सकते हैं। लोगों के प्रमोशन और ट्रांसफर के बारे में भी डेटा तैयार किया सकता है। सो ऑल ऑफ द above. Which of the following does not belong to the uses of performance appraisal system? परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के यूजेज में कौन सा नहीं आता है? तो फ्रेंड्स बाकी सारे आते हैं, ये नहीं आता है। ठीक है, ये क्या है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इमोशनल कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय। तो इमोशनल कैरेक्टर के बारे में कोई जानकारी हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम नहीं देता है। कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस के मूल्यांकन में? कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? तो 6 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं फ्रेंड्स। कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? 6 स्टेप इन्वॉल्व है परफॉर्मेंस अप्रेजल इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन नहीं, इवैल्यूएशन। ओके, उसके बाद में कौन सा ट्रेडिशनल मेथड में, परफॉर्मेंस अप्रेजल के ट्रेडिशनल मेथड में नहीं आता है? तो ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड जो है ट्रेडिशनल मेथड में नहीं आता है। फोर्स्ड चॉइस, कंपैरिजन मेथड और स्टेट रैंकिंग मेथड, ये सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के। बहुत सारे मेथड हैं, ये पूरी लिस्ट है ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। फ्री फॉर्म एसे मेथड, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग मेथड, ग्राफिक रेटिंग स्केल या लीनियर रेटिंग स्केल्स कहते हैं, फोर्स्ड चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ग्रुप अप्रेजल मेथड। इनमें से कौन सा सबसे पुराना और सिंपल जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है? तो स्ट्रेट रैंकिंग मेथड जो है पुराना और एकदम आसान सा मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ये सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड ही हैं। अगर आप देखें, कंपैरिजन, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री फॉर्म, से सारे के सारे ट्रेडिशनल हैं। अभी हमने पूरी लिस्ट आपको दिखाई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि असेसमेंट सेंटर जो होता है वो क्या चीज नहीं मेजर करता है? तो असेसमेंट सेंटर किस लिए होता है? पहली बात, परफॉर्मेंस अप्रेजल के काम आता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के काम आता है। असेसमेंट सेंटर एक टूल है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के काम आता है। इसमें लीडरशिप की क्वालिटी, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, स्ट्रेस टॉलरेंस, यानी स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस सह सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो, कितना सताया जाए, है ना, वो वाली बात होती है। टेक्निकल स्किल की यहाँ पर जांच नहीं की जाती है असेसमेंट सेंटर में। ठीक है, तो असेसमेंट सेंटर में क्या क्या चेक किया जाता है? तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल, लीडरशिप की क्वालिटी, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, टॉलरेंस, स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें आपकी चेक करी जाती हैं। एमओबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? एमओबी का ऑब्जेक्टिव है टू चेंज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइयों का बिहेवियर और एटीट्यूड बदलना, ताकि हम वो रिजल्ट पा सकें जिसकी हमें इच्छा है। बात होती है एडवांटेज की, तो इनमें से कौन कौन से एडवांटेज हैं एमओबी के, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के? तो कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ना एमओबी का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बाकी ये सारे तीन के तीनों होते हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें गोल सेटिंग के लिए पार्टिसिपेटिव अप्रोच यूज होती है। इसमें एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है। उसके बाद में प्रॉब्लम अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व किया जाता है। हाँ, बैंक में बहुत स्ट्रेस टेस्ट होने लगा, रोज ही जिंदगी रोज स्ट्रेस टेस्ट है भाई। बैंक में जिंदगी ही कहाँ है? जिंदगी ढूंढनी है बैंक में। अब वो बात नहीं रह गई। ठीक है, इसमें कौन सा मेथड है जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए नहीं यूज किया जाता है? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड नहीं यूज किया जा सकता है। ठीक है, बाकी सारे कर सकते हैं। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल 360 डिग्री और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे यूज किया सकते हैं। ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस नहीं मेजर करता बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग बार्स मेथड? बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड डेवलप करने के लिए कितने जो है स्टेप्स की जरूरत होती है? तो फ्रेंड्स 5 स्टेप लगते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। कितने?
5 स्टेप लगते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये है 5 स्टेप के बारे में डिटेल। क्वेश्चन नंबर 12 है 360 डिग्री अप्रेजल। देखिए पूछा जाता है फ्रेंड्स ओके, 360 डिग्री अप्रेजल मेथड आपको पढ़ना चाहिए। इन सारे मेथड में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मेथड है जितने भी हमने देखे तो 360 सबसे टॉप पर आएगा। 360 डिग्री अप्रेजल मेथड में एम्प्लॉय को रेट किया जाता है किस किस द्वारा, कौन कौन रेटिंग करता है एम्प्लॉय की। कलीग और सीनियर द्वारा किया जाता है, कस्टमर द्वारा किया जाता है, सबऑर्डिनेट्स और सप्लायर द्वारा किया जा सकता है, या इन सभी द्वारा किया जाता है, या इन सभी द्वारा किया जाता है। तो 360 डिग्री अप्रेजल में एक अप्रेजल होता है, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पर सीनियर बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए मैं बैठा हूं, तो मेरा सीनियर मुझे जो है मेरे काम को देखेगा और उस हिसाब से मेरे को रिकमेंड करेगा कि हाँ अशोक की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। लेकिन 360 डिग्री में ऐसा नहीं है। 360 डिग्री में मेरा जो अप्रेजल है वो सब लोग मिलकर करेंगे, मतलब सब मुझ पर नजर रखेंगे, सभी मुझ पर नजर रखते हैं, चाहे वो मेरा कलीग हो, चाहे वो मेरा सीनियर हो, चाहे मेरा जूनियर हो, चाहे मेरा सप्लायर हो, कस्टमर हो, वेंडर हो, ठीक है, वो सब के सब मिल करके मेरी परफॉर्मेंस मतलब मेरे बारे में अपनी एक राय देते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 360, है ना। 360 मतलब यही तो होता है 360 डिग्री से हर तरफ से देखना, है ना। यहाँ पर आप बैठे हैं और हर दिशा से आपको देखा जा रहा है 360 डिग्री। तो सभी के सभी, डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें इस बात को, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है जो हमने बनाया था वैसे ही, कि सीनियर्स होते हैं, कलीग होते हैं, उन्हें पेयर भी लिखा जाता है कई बार, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, कस्टमर होते हैं, और ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। ये इतने लोग लगते हैं, कुल मिला के 6 हैं अगर आप देखोगे, एक सीनियर, दूसरा कलीग, तीसरा सबऑर्डिनेट, चौथा सप्लायर, पांचवा कस्टमर, और छठवां जो बच जाते हैं वो सारे के सारे, ये कुल मिलाकर के 6 लोगों के द्वारा। इसमें वैसे तो ऑल अदर है, बट फिर भी हम देखें तो लगभग 6 ऐसे हैं जो आपका अप्रेजल करते हैं। तो 360 डिग्री अप्रेजल में हर तरफ से अप्रेजल किया जाता है ना, फुल सर्कल, ऑल अराउंड एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज इन द सेंटर। आप सेंटर में बैठे हैं और हर दिशा से आपको देखा जा रहा है, मतलब आपका जूनियर भी आपको जज करता है, बेसिकली जूनियर भी जज कर रहा है, सीनियर भी जज कर रहा है, आपके साथ काम करने वाले जज करते हैं, कस्टमर आ रहा है, सप्लायर आ रहा है, ये सब के सब आपको जज करते हैं। Which of the following method of performance appraisal is most recently introduced? कौन सा मेथड अभी जल्द ही में परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, आया है, पहले नहीं हुआ करता था, जल्द का फिनोमेना है। तो ये सर 720 डिग्री अप्रेजल मेथड आया है। लेटेस्ट में कौन सा आया है, 720 डिग्री का। अब सवाल ये है कि चलो 360 डिग्री तो सर ने समझा दिया कि ठीक है मैं सेंटर में बैठा हूं, यहाँ 360 डिग्री से सब कोई देख रहा है, 720 डिग्री कहां से लाएंगे, है ना। तो 720 डिग्री क्या है, देखो 360 डिग्री में क्या होता था कि आपकी परफॉर्मेंस को हर कोई छह तरीके के लोग अलग करके आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें किसी तरीके का कोई सजेशन या कोई इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते थे। अब इन लोगों ने जो आपको मतलब बताया, जो कुछ भी फीडबैक दिया, उस फीडबैक से करेक्टिव एक्शन भी आपको सजेस्ट किया जाता है कि भाई ये करो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो जो ये मतलब आफ्टर असेसमेंट जो इंप्रूवमेंट की भी बात कर दी गई, तो उसी ही 720 डिग्री अप्रेजल कहा गया। 720 डिग्री अप्रेजल यानी 360 पहले, ठीक है, पहले ये 6 लोग मिलकर के आपका कंपेयर मतलब पूरा असेसमेंट किया, फिर जो गड़बड़ियां निकली उसके करेक्शंस किए गए, और फिर जो है आपने उस हिसाब से काम किया, और फिर फाइनली एक बार आपका और असेसमेंट किया गया। तो 360 डिग्री अप्रेजल 6 लोगों ने पहले किया था, इंप्रूवमेंट के बाद फिर 360 डिग्री आपका अप्रेजल फिर से किया गया। दैट्स वाई ये जोड़ जाड़ करके समझने की बात है, ठीक है। तो ये है 720 डिग्री अप्रेजल। देखिए 720 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है उसे ऑल राउंड अप्रेजल कहा जाता है, ठीक है। ये मोस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट है। मेजर सेटबैक जो था पहले जो प्रीवियस मेथड हुआ करते थे अप्रेजल थे, वो ये था कि डिड नॉट गाइड द एम्प्लॉय आफ्टर द अप्रेजल। अप्रेजल के बाद में क्या करना है ना, अप्रेजल के बाद क्या करना है उसके बारे में कोई भी मेथड बात नहीं करता था। हेंस 720 डिग्री अप्रेजल मेथड इंट्रोड्यूस किया गया। व्हेन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, एनालाइज एंड टारगेट्स आर सेट इन द फर्स्ट अप्रेजल, ठीक है। मतलब कहने का एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और टारगेट सेट किया जाता है उसके फर्स्ट अप्रेजल में, पहली बार जब अप्रेजल किया जाता है। आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हिज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेन, कुछ समय बाद फिर से उसकी जो है मतलब परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, और एक प्रॉपर फीडबैक और गाइडेंस दिया जाता है ताकि इंश्योर किया सके कि एम्प्लॉय जो भी टारगेट सेट किया गया उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो मतलब इंप्रूवमेंट की भी बात यहाँ पर कर दी गई। सिर्फ अप्रेजल ही नहीं किया जा रहा है, आपको जज ही नहीं किया जा रहा है, आपको समझाया भी जा रहा है, सिखाया भी जा रहा है कि हाँ अब क्या करना है आपको, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 उसी से रिलेटेड है। व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पोस्ट राउंड फीडबैक।
ऑफ द 720 डिग्री अप्रेजल मेथड। तो 720 डिग्री अप्रेजल जो मेथड होता है, ठीक है, उसमें फीडबैक के बाद क्या होता है, सवाल यह कि फीडबैक का राउंड चला उसके बाद क्या होता है। फीडबैक कस्टमर से लिए जाते हैं, फीडबैक एम्प्लॉय बिहेवियर्स टुवर्ड्स इट्स सबऑर्डिनेट इज मॉनिटर्ड आफ्टर अप्रेजल, या फीडबैक इज गिवन एंड रिपोर्टिंग ऑफिसर गिव टिप टू अचीव द गोल। तो यहाँ पर फीडबैक के बाद क्या होता है, तीसरा वाला काम, फीडबैक दिया जाता है और रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होता है वो टिप्स देता है कि कैसे जो है गोल को अचीव किया जाना है, वो टिप्स देगा कि कैसे इस गोल को हमें अचीव करना है। ओके, 720 डिग्री अप्रेजल की ये बात हो रही है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगा करके अगर आप आंसर करेंगे तो ये क्वेश्चन जेनरिक क्वेश्चन है, आंसर किया जा सकता है। एक अच्छे परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या होना चाहिए। सेल्फ अप्रेजल के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, हाई और लो परफॉर्मर के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, इंपीडमेंट अगर लो परफॉर्मेंस की कोई है तो वो देखी जाए, और टाइमली फीडबैक प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, देखो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई एंड लो परफॉर्मर तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। एक गुड परफॉर्मेंस में ये बात नहीं होनी चाहिए। बाकी अपॉर्चुनिटी मिले, लो परफॉर्मर को अगर कोई बाधा आ रही तो उसको पहचाना जाए, टाइमली फीडबैक प्रोवाइड किया, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 1, 3 और 4। सो सी इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने 16 रख दिया था, इसमें बन गया था तो मैंने कहा चलो पढ़ा ही देते हैं। इन द फर्म इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज इवेल्युएटेड एंड रिपोर्टेड इज नोन एज। मतलब कहने का कि किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मूल्यांकन किया गया और उसको रिपोर्ट करना है, तो कौन सी रिपोर्ट यूज होगी। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट यूज होगी, एनालिसिस रिपोर्ट होगी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यूज होगी, या फीडबैक रिपोर्ट होगी। ठीक है, जब भी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है उसके बाद आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है, तो वो कैसा होता है। आपको एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी गई है, आपको एनालिसिस रिपोर्ट दी गई, आपको फीडबैक रिपोर्ट दी गई, आपको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या किया गया है वहां पर। देखो, किसी को बताया नहीं जाता है कि मतलब जो है आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। सो यू गेट अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यू गेट अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कि हाँ आपका परफॉर्मेंस कैसा है। देखो, तुम्हारा पैफ कितना आया है वो किसी को शेयर नहीं किया जाता है ना। तुमने कैसा परफॉर्म किया, नो वन नोज अबाउट दैट। तो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबमिट की जाती है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के बाद में। ओके, तो बस क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाते हैं। मैं फटाफट आपको क्वेश्चन नंबर 11 से रिव्यू करवाता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि बार्स जो होता है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल जो मेथड होता है, उसमें टिपिकली कितने स्टेप्स होते हैं। तो टिपिकली फ्रेंड्स 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं बार्स मेथड को बनाने में, 5 स्टेप होते हैं। पांचों स्टेप लिखा हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। 360 डिग्री जो अप्रेजल होता है उसमें इंप्लॉय की रेटिंग कौन कौन करता है, तो सभी लोग करते हैं। 6 तरीके के लोग, कलीग, सीनियर, जूनियर यानी सबऑर्डिनेट, सप्लायर, कस्टमर, आला अदब, तो सभी के सभी करते हैं। लिस्ट में देखिए रेड करा हुआ है, सीनियर, कलीग या उसके पेयर बोल देते हैं, सबऑर्डिनेट, सप्लायर, कस्टमर और ऑल अदर स्टेक होल्डर, ये सभी लोग मिलकर के आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। इनमें से मोस्ट रिसेंटली कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम आया है, तो 720 डिग्री अप्रेजल मेथड आया है। इसमें 360 डिग्री अप्रेजल 2 बार होता है। पहले 360 डिग्री अप्रेजल हुआ, फिर आपको इंप्रूवमेंट की टिप्स दी गई, और फिर से एक बार आपका 360 डिग्री अप्रेजल किया जाता है 720 डिग्री अप्रेजल में। उसी पर आधारित ये क्वेश्चन बना था कि 720 डिग्री अप्रेजल मेथड में पोस्ट राउंड फीडबैक जो होता है, फीडबैक राउंड के बाद में क्या होता है। तो फीडबैक के बाद में फीडबैक कस्टमर को दिया, मतलब एम्प्लॉय को देता है, और रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी कि जो उसका ऑफिसर है वो क्या करता है, टिप्स देता है कि कैसे जो है गोल्स को अचीव किया जाए, हाउ टू अचीव द गोल्स। ओके, उसके बाद में हमने ये देखा कि एक अच्छे परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में क्या खासियत होनी चाहिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे सेल्फ अप्रेजल की, आइडेंटिफाई करे अगर कोई लो परफॉर्मेंस में बाधा आ रही, इंपीडमेंट है, और टाइमली फीडबैक मिले, ये सारी चीजें होंगी। डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति जो है 2 तरीके का व्यवहार
नहीं होना चाहिए। 360 डिग्री अप्रेजल बहुत बार पूछा गया, अपन ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है वो 360 डिग्री अप्रेजल ही है। उसके बाद में ये पूछा कि मतलब एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया गया है और रिपोर्ट किया जाना है, तो कौन सी रिपोर्ट यूज होगी? एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट, फीडबैक रिपोर्ट या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? तो उसमें हम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यूज की जाती है। कौन सी? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यहाँ पर यूज की जाती है। ठीक है, तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। होप है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो क्लास ड्रॉप कर दीजिए, 8:30 बजे मिलेंगे बीएफएम में। बीएफएम में चैप्टर नंबर 13 अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए ठीक है सभी को। हाँ, कल भी चैप्टर नंबर 14 ही कंटिन्यू करेंगे। यस, अभी तो 15-16 ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और भी करवाने हैं मुझे, पार्ट 1 ही है। हेलो रोहित सर, बताएं सर। टाइमिंग देखिए 7:30 से 8:30 और 8:30 से 9:30 की रखी गई है। 2 क्लासेस करनी है सर। अगर मैं जैसे मान लीजिए मैं अब ये सोचूं कि 8:30 से शुरू करूं, तो 8:30 से 9:30, फिर 9:30 से 10:30 हो जाएगा, तो वो भी थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। श्रीकांत सर, देख लेता हूं मैं कि कल की क्लासेस की अपलोडिंग नहीं हुई है। मैंने मैसेज डाल दिया है, ठीक है, देख लेता हूं सर, अपलोड हो जाना चाहिए। ठीक है सर, तो 8:30 में मिलते हैं बीएफएम के लिए। थैंक यू।